स्वयं प्रभु को जीता मैंने और जग से गया हार, कि स्वयं प्रभु को जीता मैंने जग से गया हार, हाय नियत ने ठुकराया मेरे पहली नज़र का प्यार। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, भाग 1, पहली नज़र का प्यार। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। मीरा अपनी सहेली की शादी में उसके घर हेतमपुर जा रही थी। बस में बैठे बैठे वो अपनी सहेली श्रुति की शादी में क्या क्या करेगी ये सारे प्लान बना रही थी। और श्रुति के साथ वो 5 साल कैसे बीत गए, वो इन सब बातों के बारे में सोच रही थी। श्रुति से वो पहली बार दिल्ली में ही मिली थी। श्रुति का ट्रांसफ़र देहरादून से होकर दिल्ली हुआ था। वहाँ पर दोनों जब एक दूसरे से मिली तो एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। उनका खाना पीना, साथ ऑफिस जाना, सब एक साथ होता था। श्रुति बहुत ही अच्छे नेचर की लड़की थी, जो मीरा को बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी। मीरा अपनी सोच में गुम थी। तभी अचानक झटका लगा और बस एकाएक रुक गई। मीरा अपने यादों से बाहर निकली और वहाँ पर यात्री लोग बोल रहे थे कि बस खराब हो गई। रात का वक्त था और बस खराब हो गई, ये देखकर मीरा काफ़ी डर गई थी। मीरा ने वहाँ के यात्रियों से, बस के यात्रियों से पूछा कि वो सब क्या करेंगे अब। तो उन लोगों ने कहा कि वो या तो बैठकर यहाँ पर वेट करेंगे और अगर उन्हें कोई सवारी मिल जाती है तो वो उसके साथ निकल जाएंगे। मीरा ने बस की खिड़की से बाहर निकल के झांक के देखा। बाहर खूब अंधेरा था, चारों तरफ जंगल थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मीरा के अंदर थोड़ा सा डर हो रहा था। तो इस पर उसने वो चुपचाप से बैठी हुई थी। सारे यात्री बस से नीचे उतर गए और जिन्हें जो भी सवारी मिलती थी वो उनके साथ निकल जा रहे थे। कुछ सवारी बची हुई थी, जिन्हें कोई साधन नहीं मिला था, तो वो लोग, कुछ लोग बस में बैठे हुए थे, कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे। उसने एक पैसेंजर से पूछा कि भैया आप क्या करेंगे। तो उस पैसेंजर ने कहा कि अगर मुझे कोई सवारी मिलती है तो मैं चला जाऊंगा और नहीं मिलती है तो मैं सुबह तक इसी बस में बैठकर वेट करूंगा। मीरा भी निश्चिंत हो गई, क्योंकि उसके साथ तो कोई नहीं था। वो किसके साथ जाती और पैसेंजर पर यूँ भरोसा करना उसके लिए रिस्की था। वो कोई सवारी भी नहीं रोक सकती थी। इस घने जंगल में एक बस पर रुकने के अलावा उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसने बस की सीट पर सर रखा और टेक लगाकर उसने आंख बंद कर लिया। उसने सोचा कि जब सुबह हो जाएगी तब वो कोई सवारी लेकर यहाँ से निकल जाएगी और वो सुबह तक का वेट करेगी। उसकी आंखें लगी हुई थी कि तभी बस में हो हल्ला शुरू हो गया। उसे लगा कि कोई जो है, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। वो डर से सहम सी गई। उसने खिड़की से झांक के देखा तो कुछ लोगों की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उससे सारा सामान उतरवा रहे थे। तभी वो उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद डाकुओं ने उसके बस पर खड़े हुए यात्रियों के पास हमला कर दिया है। वो बस में छुपक कर बैठी हुई थी। तभी एक डाकू बस में चढ़ा। उसने कहा, यहाँ पर जितने लोग हैं सब अपने सामान निकाल कर, रुपये पैसे और जेवर जो भी उन लोगों ने पहन के रखा है सब हमको आप दे दें। सब लोग जल्दी जल्दी अपना सामान निकाल रहे थे। मीरा ने भी अपना सामान निकाला और उसने चुपके से मोबाइल निकाल कर पुलिस को फ़ोन करना चाहा। तभी एक डाकू ने उसे देख लिया और उसका मोबाइल छीनते हुए कहा, तुम्हें अपनी जान लगता है प्यारी नहीं है, पुलिस को फ़ोन कर रही हो। तो मीरा ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं पुलिस को नहीं फ़ोन कर रही हूँ, मैं बस फ़ोन देख रही थी। डाकू ने मीरा के हाथ से फ़ोन छीना और उसका हाथ पकड़ते हुए, लगभग घसीटते हुए बस के नीचे लेकर अब सड़क पर आ खड़ा हुआ और उसने मीरा को ज़ोर से धक्का दिया। धक्का खाकर वो सड़क पर जैसे ही गिरी तभी एक गाड़ी चर से आकर करके रुक गई और उस गाड़ी में कुछ लड़के बैठे हुए थे। उसमें से एक लड़का उतरते हुए कहता, क्यों जान नहीं प्यारी है क्या? तुम मेरी ही गाड़ी के सामने मरने आई हो। मीरा बेहोश हो चुकी थी, पर उसने बेहोश होते होते उसने देखा कि उसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं।
वो आदमी नीचे ही खड़ा हुआ था, तभी उसके चारों तरफ उन डाकुओं ने उसे घेर लिया। उस आदमी को समझते देर नहीं लगी कि इस बस पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। डाकू ने उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखा, तभी कुछ उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ जो लड़के थे, उन लोगों ने डाकुओं से लड़ाई की और काफ़ी देर लड़ाई होने के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद उन लोगों ने डाकुओं को वहाँ से भगा दिया। यात्री बहुत खुश थे, वो उस व्यक्ति का धन्यवाद कर रहे थे और उन लोगों ने उससे रिक्वेस्ट की कि अभी रात काफ़ी बाकी है और घना जंगल है, दोबारा फिर डाकुओं का हमला हो सकता है, तो क्या वो उन्हें कहीं ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। उस गाड़ी के मालिक ने अपने लोगों को इशारा किया कि इन लोगों को लेकर आप बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पहुंचा दीजिए। मीरा सड़क पर बेहोश पड़ी थी। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि इस लड़की को कहाँ ले जाना है। वो बेहोश थी, इस वजह से उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में उसे बैठाकर अपने फार्म हाउस ले आया। उस लड़की का नाम उज्जवल था और वो एक छोटे से फार्म हाउस का मालिक था। मीरा को वो जब अपने फार्म हाउस में ले आया तो वहाँ पर उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस इन्हें मानसिक आघात पहुँचा है। अभी थोड़ी देर में मैं कुछ इंजेक्शन देता हूँ और अभी इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उज्जवल ये सुनकर काफ़ी खुश हुआ और उसे थोड़ी सी शांति मिली कि ये लड़की अभी सही सलामत है। वो डर रहा था कि अगर इस लड़की को कुछ हो जाता है या ये लड़की अगर मर जाती है तो उसके ऊपर कहीं कोई पुलिस केस ना हो जाए। इस वजह से वो मीरा का पूरा ख्याल रख रहा था। मीरा को अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था और वो जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो किसी कमरे में है। वो सब उसको समझते देर नहीं लगी कि शायद डाकुओं ने उसका अपहरण कर लिया है और उसे लाकर किसी कमरे में बंद कर दिया है। उसकी आंखें जैसे ही खुली उसने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा सारा सामान ले लो, मैंने जितने पैसे रखे हैं सब कुछ ले लो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो इस पर जब वो चिल्लाने लगी तो उज्जवल दौड़ता हुआ बाहर से आया। उसने कहा कि सुनिए तो आप मेरी बात। लेकिन वो उज्जवल को देखकर उसे समझते देर नहीं लगी। उसने सोचा कि ये कहीं ये डाकुओं का सरदार तो नहीं। उसने अपने बगल में पड़े हुए एक चाकू को उठा लिया और उसने उज्जवल से कहा कि देखो, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसी चाकू से अपनी जान ले लूँगी। वो पीछे बढ़ी जा रही थी, तभी मीरा के हाथ में एक वास आता है। उसने वो वास उठाकर उज्जवल के सर पर दे मारा। उज्जवल के सर से खून बहने लगा था और वो चाकू लेकर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़का बाहर से आया और उसने मीरा को कस के पकड़ लिया। उज्जवल उससे कह रहा था कि सुनो, मेरी बात सुनो, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वो चिल्ला रही थी। उज्जवल को चोट लगी थी, वो गुस्से में था। उसने मीरा का मुंह कस कर दबाया और कहा, चुप, एकदम चुप। एक आवाज़ भी बाहर आई ना तो उठाकर इसी पहाड़ी से तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। जहाँ तुम्हें लड़ना था वहाँ तो तुम बेहोश होकर पड़ी हुई थी और अब यहाँ पर इतना चिल्ला रही। अगर कल इतना हिम्मत तुमने दिखाई होती तो एक आध डाकुओं को तो तुमने मार गिराया होता। आज शेरनी बनी हो, कल तुम्हारा ये साहस कहाँ था? देखो, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम्हें मारना होता ना तो वहीं पर मरने के लिए छोड़कर मैं चला आता। अब चुपचाप ये बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? तुम्हें मेरे नौकर छोड़कर चले आएंगे। मीरा अब तक उज्जवल की तरफ देखे जा रही थी। उसने इस इंसान को डाकू समझकर इसके ऊपर वार कर दिया था। खून उस इंसान के सर से टप टप करके टपक रहे थे। वो बिना अपने खून की परवाह किए हुए वो मीरा को चुप करा रहा था, उसे बता रहा था। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उज्जवल ने मीरा को बेड पर ढकेला और उल्टे पैर वापस चला गया। मीरा को अभी चक्कर आ रहे थे क्योंकि उसे काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में एक छोटा सा बच्चा आया और उसने कहा, दीदी ये लो दवा और ये
जो है थोड़ा सा कुछ खा के दवा खा लो। डॉक्टर आए थे, उन्होंने आपको देखकर आपके लिए दवा दिया है। फिर आपको जहाँ जाना है बता दीजिएगा, भैया आपको वहाँ पर भेज देंगे। मुझे यहाँ पर कौन ले आया छोटू? मीरा ने उदास होकर पूछा। भैया लाए थे कल रात आप लोग डाकुओं से घिर गए थे ना, तो आप जख्मी हो गई थी, तो भैया आपको यहाँ पर उठा कर ले आए थे और उन्होंने सारे यात्रियों को शहर छोड़ दिया था, पर आप बेहोश थी। आपके बारे में उन्हें नहीं पता था, इस वजह से वो आपको यहाँ ले आए थे। मीरा ने दूध और ब्रेड लिया और वो उसने अपनी दवा खाई। उसने डरते डरते थोड़ा सा कमरे से बाहर कदम रखा। चारों तरफ खूब हरियाली थी। एक छोटा सा फार्म हाउस था शायद। चारों तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर चारों तरफ गाय पली हुई थी और ये सब देखकर मीरा ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये एक डेयरी है। वहाँ की हवाओं में उसे सुकून फील हो रहा था। वो थोड़ी देर वहाँ पर पड़े एक चट्टान पर बैठ गई। तभी छोटू ने आवाज़ दिया, दीदी। मीरा ने पलट कर कहा, हाँ भैया पूछ रहे हैं आपको कहाँ जाना है, वो पहुँचा दें, छोटू ने कहा। छोटू, मुझे हेतमपुर जाना है मिस्टर राम के यहाँ, पर मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता है। मुझे अंकल आने वाले थे बस स्टॉप पर। भैया से बोल दो मुझे बस स्टॉप तक पहुँचा दें। तो इस पर छोटू कहता है, नहीं दीदी, भैया को यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, भैया आपको उनके घर तक पहुँचा देंगे। उन्हें सारी जगहों के बारे में पता है यहाँ पर। छोटू ने थोड़ा इतराते हुए घमंड से कहा, छोटू सुन, क्या मैंने बहुत तेज़ से मार दिया था तेरे भैया को? मीरा ने अपराध बोध से कहा। आप खुद ही देख लीजिए, छोटू ने खिड़की खोलते हुए कहा, जो कि उज्जवल बाहर अंदर टहल रहा था। मीरा ने देखा सच में उज्जवल के सर पर पट्टी बंधी हुई है। वो बार बार अपना सर छू रहा था, जैसे कि उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। मीरा को दिल ही दिल में बहुत पछतावा हो रहा था। छोटू चला गया, पर मीरा बहुत शर्मिंदा थी। उसके पास कुछ नहीं था और ना पैसे थे ना कपड़े थे। वो सोच रही थी वो श्रुति के पास जाएगी तो उसके साथ मार्केट चली जाएगी और कुछ अपने लिए वहाँ से ले लेगी, क्योंकि एटीएम उसी के पास पड़ा हुआ था। दीदी चलिए, भैया ने आपको बुलाया है, आपको वो मिस्टर राम के यहाँ तक पहुँचा देंगे। चलो कहकर मीरा ने उस कमरे से अपना दुपट्टा उठाया और छोटू के पीछे चल पड़ी। सामने एक टैक्सी खड़ी थी जिसके ड्राइवर को उज्जवल समझा रहा था कि उसे किस रास्ते से कहाँ जाना है। ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया। मीरा जैसे ही आई, उज्जवल पलटकर जाने लगा तो मीरा ने कहा, जी सॉरी, इट्स ओके कहकर उज्जवल मुड़कर आगे निकल गया। उसके इस रूखे व्यवहार से मीरा को अंदर ही अंदर उज्जवल के इस रूखे व्यवहार से मीरा का दिल अंदर ही अंदर झकझोर सा उठा। मीरा चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और श्रुति के घर के लिए निकल पड़ी। वो रास्ते भर उज्जवल के बारे में सोचे जा रही थी, कैसा इंसान है। मीरा से थोड़ी सी गलती हो गई और उसने कोई जानबूझकर थोड़ी ना उसे मारा था। फिर भी वो इंसान उसकी सॉरी का जवाब इतने रूखेपन से क्यों दिया? उसने सॉरी तो बोला ना, उससे गलती हुई तो उसने अपनी गलती मानी तो। सारी बातें सोचते सोचते वो श्रुति के घर पहुंच गई। वो घर के सामने टेंट लगा हुआ था। आज श्रुति की हल्दी थी, पर मीरा के सारे कपड़े तो बस में ही छूट गए थे। उसने ड्राइवर से कहा, भैया यहाँ पर कोई बाज़ार है या ऐसा कोई मॉल है जहाँ पर वो कुछ कपड़े खरीद सकती है? ड्राइवर ने कहा, जी दीदी है यहाँ पर, भैया ने मुझे आदेश दिया था कि आप जो भी कहेंगी मैं उसका पालन करूँ। वो ड्राइवर के साथ मार्केट के लिए निकल पड़ी, जहाँ पर उसने रास्ते में उसने ड्राइवर से पूछा, तुम यहीं के रहने वाले हो या कहीं और के?
इस पर ड्राइवर ने कहा कि जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं आपसे जो है मुझे यहाँ पर भैया लेकर आए थे और मैं भैया का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। मैं भैया मुझसे मेरा बहुत मान करते, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे क्या, वो हर लोगों को प्यार करते हैं। श्रुति के दिल में उज्जवल के लिए जगह बननी शुरू हो गई थी, पर वो शॉक्ड थी, वो परेशान थी कि क्या अब वो कभी उज्जवल से मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, भाग 1 पहली नज़र का प्यार यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ और भाग 2 लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ। अगर आपको पसंद आती है मेरी कहानी तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और भाग 1 क्या आपको भाग 2 में आपको पता चलेगा क्या मीरा दोबारा मिल पाएगी अपने प्यार से। अगर मिल पाएगी तो अगर आपको जानना है तो ये जानने के लिए मेरा भाग 2 ज़रूर देखिएगा, पहली नज़र का प्यार। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।